नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत धारा 2 के अंतर्गत विभिन्न उपधाराओं के ऊपर बात कर रहे थे। यानी हम परिभाषा के विषय में देख रहे थे, कौन सी उपधारा में कौन सी परिभाषा बताई गई है। और इसके अंतर्गत हमने धारा 2 के अंतर्गत उपधारा 24 तक, उपधारा 24 जिसमें विनिर्माता या मैन्युफैक्चरर के विषय में परिभाषा बताई गई है, उसके विषय में हमने देखा लास्ट वीडियो में। और उसमें हमने 3 तरीके के मैन्युफैक्चरर देखे थे। पहला मैन्युफैक्चरर वो होता है जो पूरा भाग बनाए, किसी भी प्रोडक्ट का पूरा भाग बनाए या उसका अंशतः भाग बनाए, यानी उसका एक पार्ट बनाए। जैसे मैंने उदाहरण में बताया था, सीपीयू का कोई रैम बना रहा है, कोई मदरबोर्ड बना रहा है। दूसरा परिभाषा हमने देखा कि वो पूरा भाग तो नहीं बनाए या कोई भाग ही ना बनाए, वो कहीं कहीं से अलग अलग उसका पार्ट इकट्ठा करे और असेंबल करके बेच दे। जैसे बाइक में टायर एमआरएफ का है और ट्यूब किसी और कंपनी का है, सीट किसी और कंपनी का है, तो इस तरीके से एक नया प्रोडक्ट बन जाए, अलग अलग प्रोडक्ट को मिला करके, अलग अलग उत्पाद को मिला करके, तो हम उसको क्या बोलेंगे? असेंबलिंग वाला प्रोडक्ट। तीसरा हमने देखा था, ना तो वो प्रोडक्ट बनाए ना ही वो असेंबल करे, असेंबल भी कोई दूसरा करे, यानी उसका इकट्ठा भी कोई दूसरा करे, नया प्रोडक्ट भी कोई दूसरा बनाए, और प्रोडक्ट बनाने के बाद वो कंपनी को दे दे, कंपनी केवल अपना लेबल लगाए और बेच दे। तो ये 3 तरीके के मैन्युफैक्चरर हमने देखे थे। अब हम धारा 2 के अंतर्गत 24 तक तो हमने देख लिया है। धारा 2 के अंतर्गत उपधारा 25 देखेंगे, और उपधारा 25 कहता है मध्यकता के बारे में। मध्यकता के विषय में बात करता है। अगर इसी को अंग्रेजी में बोला जाए कि मध्यकता को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो मीडिएशन बोला जाता है इसको अंग्रेजी में। मीडिएशन मतलब मध्यकता। सामान्य सी बात है, मध्यकता, मीडिएशन यानी मध्यकता, स्पेलिंग गलत हो गया, ये होगा मीडिएशन। सामान्य सी बात है, मध्यकता यानी मीडिएशन कहने का मतलब है बीच का। ठीक, बीच का ये क्या मतलब है? इसको अगर बहुत सामान्य तौर पे कहें तो आप इसको कह सकते हैं ADR के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ADR क्या है? ADR है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अभी तक भी बात समझ में नहीं आई, तो फिर अब बात समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई उपभोक्ता विवाद होता है, उपभोक्ता विवाद के विषय में हमने पढ़ा है कि उपभोक्ता विवाद कब माना जाएगा? जब इधर खरीदने वाला जो है, क्रेता जो है या उपभोक्ता जो है X है, और बेचने वाला Y है। X कहता है कि Y ने मुझे कुछ वादा किया था, या फिर मुझे जो सामान देने का वादा किया था वह सामान नहीं दिया, या फिर सामान में कुछ गारंटी वारंटी की बात की थी, वह वारंटी गारंटी नहीं दी। X इससे Y से कहता है कि तुम्हें देना चाहिए। Y उसकी बातों को मानने से इनकार कर देता है, कहता है कि मैं नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। जब यह विवाद, दोनों के बीच का विवाद पहुंच जाता है न्यायालय में, यानी X क्या करता है? किसी प्रकार का रिपोर्ट कर देता है, केस कर देता है, परिवाद दायर कर देता है, तब की स्थिति में क्या कहते हैं हम? उपभोक्ता विवाद। तो ऐसे उपभोक्ता विवाद जब हो जाता है, ऐसा किसी प्रकार का उपभोक्ता विवाद हुआ, तो उस उपभोक्ता विवाद को न्यायालय या जो इसका डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम है उसके द्वारा न सुलझा करके
इसको एक अन्य तरीके से सुलझाने का प्रयास किया जाता है, जिसको कहा जाता है मध्यस्थता के माध्यम से, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के माध्यम से। यानी इसमें कोई मध्यक होगा, यानी एक्स इधर होगा और वाई इधर होगा, और बीच में कोई कौन होगा, मध्यक होगा, यानी मीडिएशन होगा, मीडिएशन। और ये मीडिएशन का काम क्या होगा, दोनों के बीच जो विवाद है उस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाए। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसीलिए किया जाता है कि जब न्यायालय में या कोई प्रकरण चलेगा तो उसको बड़ा लंबा समय लगेगा, उस प्रकरण को चलने में बहुत लंबा समय लगेगा, उसके निर्णय आने में बहुत लंबा समय लगेगा। तब तक एक्स भी परेशान होगा और वाई भी परेशान होगा। अगर ये मध्यस्थता यानी मीडिएशन जो होगा वह एक्स या वाई को या दोनों को यह समझाने में सफल हो जाए कि तुमको अनावश्यक समय की बर्बादी होगी, अनावश्यक धन की बर्बादी होगी, तो तुम इसको आपस में ही निपटा लो, किसके माध्यम से, एडीआर के माध्यम से, मीडिएशन के माध्यम से। तो ऐसे को हम कहते हैं मध्यस्थता, और इसकी परिभाषा बताई गई है उपधारा 25 में। उपधारा 25 क्या कहता है, मध्यस्थता के बारे में कहता है। मध्यस्थता है क्या, मध्यस्थता है कि किसी भी प्रकार के उपभोक्ता विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की एक व्यवस्था, जिसको मध्यस्थता कहा जाता है। और मध्यस्थता जब होगा तो जाहिर सी बात है, जब मध्यस्थता होगा इसके बीच में, यानी एक्स और वाई के बीच में कोई मीडिएशन हो रहा है, कोई मध्य में बीच में कोई व्यक्ति होगा या कोई संस्था होगा। अब इस व्यक्ति या संस्था को हम क्या बोलेंगे, तो इसी व्यक्ति या संस्था को हम बोलेंगे मध्यक। मध्यक यानी मीडिएटर। तो इसके विषय में उपधारा 26 में बताया गया कि मध्यक कौन होगा। समझ गए होंगे, मध्यक मतलब मीडिएटर, मीडिएटर, मीडिएटर यानी मध्यक। मध्यक कौन होगा इसके विषय में बताया गया है उपधारा 26 में। उपधारा 26 कहता है कि मध्यक कौन होगा। तो मध्यक के विषय में उपधारा 26 कहता है कि इस अधिनियम के, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के धारा 75 में जिस संस्था की बात की गई है वही मध्यक होगा। यानी धारा 75 में मध्यक के बारे में बताया गया है। धारा 75 में बताया गया है कि एक संस्था बनेगी या फिर एक इंस्टीट्यूट बनेगा, जो भी बनेगा, धारा 75 के अनुसार जो भी संस्था गठित होगी, जिस व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होंगे, वही यहां पर मध्यक का काम करेगा। धारा 25 में, धारा 25 के अंतर्गत जो मध्यस्थता हो रही है, जो मीडिएशन हो रहा है, जो मध्यस्थता है, उसके बीच में जो मध्यक जो होगा, ये बीच वाला जो व्यक्ति होगा, ये बीच वाला जो संस्था होगा, उसकी परिभाषा धारा 26 में बताई गई है कि मीडिएटर कौन होगा। तो मीडिएटर धारा 75 के अनुसार नियुक्त होगा। बस इतनी सी बात समझिए। अब धारा 27 कहता है सदस्य के बारे में। उपधारा 27 बताता है सदस्य की परिभाषा क्या होगी, यानी सदस्य कौन होगा, मेंबर कौन होगा। अंग्रेजी में कहे तो मेंबर। तो मेंबर में यहां पे तीन तरीके के मेंबर बताए गए हैं। जैसी बातें होंगी उसी प्रकार से मेंबर माना जाएगा। पहले प्रकार का मेंबर, दूसरे और तीसरे प्रकार का मेंबर। पहले प्रकार का मेंबर कहता है राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग। दूसरा कहता है राज्य आयोग, और तीसरा कहता है जिला आयोग। इन तीनों आयोगों के जो सदस्य होंगे, उन्हीं सदस्यों को हम यहां सदस्य के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, ऐसा ये उपधारा कहना चाहता है। यानी राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला आयोग का कोई सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
क्लियर होगा यहां तक? क्लियर है, कोई समस्या नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखना चाहें तो इसको मेंबर लिख लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन। क्लियर है? अब जो है आगे बात बढ़ती है और धारा 28 में पहुंचते। धारा 28 सॉरी उपधारा 28, धारा 2 के अंतर्गत उपधारा 28। उपधारा 28 कहता है किसी उत्पाद या सेवा के विषय में भ्रामक विज्ञापन किसे माना जाएगा, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट किसे माना जाएगा। भ्रामक मतलब मिसलीडिंग। किसी उत्पाद या सेवा के विषय में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या होगा? तो उपधारा 28 में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर भ्रामक विज्ञापन के विषय में बात किया गया है। भ्रामक विज्ञापन के विषय में, और भ्रामक विज्ञापन की अगर बात करूं तो यहां पे दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है। पहला तो उत्पाद के विषय में भ्रामक विज्ञापन, दूसरा सेवा के विषय में भ्रामक विज्ञापन। यानी यहां पर जो भ्रामक विज्ञापन की बात की गई है वह उत्पाद या सेवा दोनों के विषय में बात की गई। ठीक, इसमें 4 प्रकार के भ्रामक विज्ञापन की बात की गई, या भ्रामक विज्ञापन को इस उपधारा के मतलब 28 उपधारा के अंतर्गत 4 प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया। सबसे पहला प्रकार कहता है कि उत्पाद या सेवा का मिथ्या वर्णन करना। आपके इसमें लिखा भी होगा, कहां है, कौन सा है उपधारा आपका? धारा 28, उपधारा 28 कहता है उत्पाद, किसी उत्पाद या सेवा के विषय में मिथ्या वर्णन करना। उत्पाद या सेवा वहीं लिख दिया हूं, तो यहां लिख देता हूं केवल मिथ्या वर्णन करना। मिथ्या मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब झूठा। किसी उत्पाद या सेवा के विषय में मिथ्या वर्णन करना भ्रामक विज्ञापन के अंतर्गत आएगा। किस प्रकार का मिथ्या वर्णन कर सकते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल लिखूं कि एक कंपनी ने साबुन बनाया, साबुन बनाया और कंपनी कहती है कि यह साबुन जो है 100% जो है आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक यहां आएगा, आयुर्वेदिक है। लेकिन जब उस साबुन को टेस्ट किया जाता है तो पता चला कि इसमें कई प्रकार के रसायन मिले हुए हैं, केमिकल मिले हुए हैं। तो जब कोई साबुन 100% आयुर्वेदिक है, इसका मतलब यही साबित करता है, रसायन, यह बात यही साबित करता है कि इसमें किसी प्रकार का रसायन नहीं मिला, किसी प्रकार का केमिकल नहीं मिला। आयुर्वेदिक में कोई केमिकल होता नहीं। अगर कोई कंपनी यह दावा करती है, कोई उत्पाद बनाने वाला, उत्पाद बेचने वाला या एडवर्टाइजमेंट करने वाला यह दावा करे कि किसी उत्पाद के विषय में मिथ्या वर्णन करे, झूठा वर्णन करे, जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा कि साबुन जो है 100% आयुर्वेदिक है, 100% आयुर्वेदिक है, जबकि उसमें रसायन मिले हुए हैं, फिर भी ऐसा वर्णन किया जाए, ऐसा बोला जाए कि 100% आयुर्वेदिक है और कुछ मिला हो, तो ऐसी स्थिति में उसको हम झूठा या फिर भ्रामक विज्ञापन के रूप में देखेंगे। दूसरे प्रकार का भ्रामक विज्ञापन के विषय में आपको इसमें बताया गया है, वह कहता है कि झूठा दावा करना, झूठा दावा करना या झूठी गारंटी देना। तो मैं झूठी गारंटी देना लिख देता हूं। झूठी गारंटी देना। अब झूठी गारंटी में के अंतर्गत अगर आप एग्जाम्पल की बात करें कि तो किसी भी प्रोडक्ट के विषय में झूठी गारंटी देना, जैसे मान लेते हैं कोई दवाई है, कई प्रकार की दवाई होती हैं।
अब जो लोग घुटनों के दर्द से पीड़ित होते हैं, जोड़ों के दर्द से पीड़ित होते हैं, यानी जॉइंट्स में पेन होता है, वो लोग, वो बुढ़े बुढ़े लोग रहते हैं थोड़े अंकल टाइप के, और वो लोग क्या करते हैं, ढूंढते रहते हैं दवा कि कौन सी दवा होगी जो मेरे घुटने के दर्द को ठीक कर दे। तो टीवी में कई प्रकार के प्रचार आते हैं और उसमें बताया जाता है कि यह कोई दवाई है, यह दवाई आपके जोड़ों के दर्द को 3 दिन में 100%, 100% ठीक कर देगा। ऐसा कोई झूठी गारंटी देता है, जबकि अगर ठीक है, ठीक दे 100 दिन में 100% ठीक कर सकता होगा 30 दिन में, लेकिन उसके लिए उसके पास कोई सर्टिफिकेट है क्या, किसी प्रकार का रिसर्च की जानकारी है क्या जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, यानी गवर्नमेंट ने उसे मान्यता दी हो कि वह 100% ठीक कर सकता है 3 दिनों में। अगर ऐसा उसके पास नहीं है, इसका मतलब वह झूठी गारंटी दे रहा है, इसका मतलब वह भ्रामक विज्ञापन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब वो दवा बेचते हैं टीवी में, और टीवी में जब दवा बेचते हैं तो कहते हैं ना कि यह दवाई 100% ठीक कर देगा आपके जोड़ों के दर्द को 3 दिन में, लेकिन उसके नीचे कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बता देते हैं कि आपको प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाता, आप खा ही दिए होंगे, उतना छोटा छोटा आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका ठीक होगा नहीं, आप फिर झूठा विज्ञापन का कोई केस दर्ज कर नहीं सकते। ठीक। तीसरे प्रकार का झूठा विज्ञापन कहता है कि ऐसा दावा प्रस्तुत करना जो अनुचित व्यापार की श्रेणी में आता हो। यानी गवर्नमेंट के द्वारा वह उचित न हो, श्रेणी में आता हो। ठीक। और चौथे प्रकार की चीज बताई गई है कि जानबूझकर किसी विशेष या महत्वपूर्ण जानकारी को छिपा देना भी भ्रामक विज्ञापन के अंतर्गत आता है। किसी विशेष या महत्वपूर्ण जानकारी को छुपा देना, यानी वह जानकारी उसने नहीं बताया, जानबूझकर नहीं बताया, वो बता सकता था। जैसे कोई दवाई लिखी गई, ठीक, कोई दवाई आपको लिखी गई, तो उस दवाई का कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इसके बारे में आपको नहीं बताया गया। हो सकता है वह दवा क्या है, एक्सपायरी हो, लेकिन इसके बारे में भी आपको नहीं बताया गया। हो सकता है आपने कोई बीमा खरीदा, ठीक, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में आपको, टीएनसी के बारे में आपको नहीं बताया गया। तो ये सारी चीजें भी भ्रामक विज्ञापन के अंतर्गत ही आती हैं। क्लियर होगा? चलिए, बहुत आसान है, समझते जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब उपधारा 28 जो है वो खत्म हो चुका है। अब हम देखेंगे उपधारा 29 जो बताता है राष्ट्रीय आयोग के बारे में। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को राष्ट्रीय आयोग माना गया है। तो उपधारा 29 देखते हैं। यह कहता है किसके बारे में? राष्ट्रीय आयोग के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय आयोग क्या है? तो कहता है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद एवं प्रतितोष आयोग
को हम राष्ट्रीय आयोग मानेंगे। ये उदाहरण ही बताती है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद एवं प्रतितोष आयोग को राष्ट्रीय आयोग माना जाएगा। और यह आयोग गठित कैसे होगा? तो यह आयोग गठित होगा धारा 53 की उपधारा 1 के अंतर्गत। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में अगर कहूं तो धारा 53 की उपधारा 1 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद एवं प्रतितोष आयोग गठित होगा, वही धारा 2 की उपधारा 29 के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग माना जाएगा। राष्ट्रीय आयोग कौन क्या होगा? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जो कि धारा 53 की उपधारा 1 के अंतर्गत गठित होने वाला है या फिर बनने वाला है। क्लियर है? अब उपधारा देखते हैं 30। उपधारा 30 कहता है कि अधिसूचना क्या होगी? अधिसूचना किसे माना जाएगा? अधिसूचना सामान्य तौर पर बात अगर कहें या फिर इसके अनुसार ही कहें तो अधिसूचना क्या है? अधिसूचना सामान्य तौर पर सूचना को ही प्रशासनिक या संवैधानिक भाषा में हम अधिसूचना कहते हैं। जैसे सूची को हम अनुसूची कहते हैं, उसी प्रकार से अधिसूचना सूचना ही है। मतलब ऐसी कोई सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित होगा उसे हम अधिसूचना कहेंगे। क्लियर है? ऐसी सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित होगी अधिसूचना कही जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो समझें कि राजपत्र का मतलब गजट होता है, सूचना का मतलब इंफॉर्मेशन होता है। तो ऐसा इंफॉर्मेशन जो गजट में पब्लिश होगा उसे हम अधिसूचना कहेंगे। और जब भी ऐसा अधिसूचना किसी राजपत्र में प्रकाशित होता है तो वह अधिसूचना किस प्रकार से शुरू होता है? तो उसमें लिखा जाता है कैसे? अधिसूचित किया जाता है कि अधिसूचित किया जाता है। इसके बाद फिर जो भी सूचनाएं होंगी उसको लिख दिया जाएगा। अधिसूचित किया जाता मतलब लिस्ट किया जाता है राजपत्र में चीज को जो भी सूचना प्रकाशित होने वाली है। तो अधिसूचित किया जाता है कि शब्द से प्रारंभ होगा और इधर उसकी सूचनाएं लिखी होंगी, वैसी सूचना को हम अधिसूचना कहेंगे। सामान्य तौर पर ऐसी सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित होगी उसे हम अधिसूचना कहेंगे। तो क्या राजपत्र में जो अधिसूचना प्रकाशित होगी वह कौन कर सकता है? तो हमारे भारत में दो तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था है जहां पर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होती है। एक तो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करता है और एक राज्य सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करता है या फिर कर सकता है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं उपधारा 31। उपधारा 31 में बताया गया है व्यक्ति के विषय में कि इस अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति किसे माना जाएगा, पर्सन किसे माना जाएगा। व्यक्ति या पर्सन कौन होगा? ठीक, व्यक्ति या पर्सन कौन होगा? तो इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रकार के व्यक्ति बताए गए हैं। पहला तो है व्यष्टि, नाम से इसको लिखा गया है अंग्रेजी में, हिंदी में व्यष्टि। व्यष्टि अगर अंग्रेजी में बहु तो व्यक्तिगत जो व्यक्ति होगा, यानी इसको बोलेंगे अगर अंग्रेजी में इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल पर्सन इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, यानी सामान्य तौर पर जैसे मैं या फिर आप, कोई भी व्यक्ति जो व्यक्तिगत तौर पर हो। दूसरे प्रकार का व्यक्ति कौन होगा?
कोई फर्म होगा, फर्म में दो तरीके के हो सकते हैं। पहला तो वह फर्म रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, दूसरा रजिस्ट्रीकृत न किया गया हो। तो ऐसा फर्म जो रजिस्ट्रीकृत हो या न हो, रजिस्ट्रीकृत किया गया हो या न भी किया गया हो, दोनों ही स्थिति में उसे व्यक्ति के तौर पर मान्यता मिलेगी। ठीक, रजिस्ट्रीकृत किया जाना या न किया जाना, इसका मतलब यह है कि जब कोई फर्म बनता है तो सरकार के पास उसका रजिस्ट्रीकरण होता है। तो पता चला कि कोई फर्म बना है, अभी बने 6 महीना हुआ है और बनने के बाद उसका रजिस्ट्रीकरण करने की प्रक्रिया शुरू करनी ही है, उसी बीच में कोई विवाद हो गया तो क्या उस फर्म को, जो फर्म रजिस्ट्रीकृत नहीं हो, वह व्यक्ति माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो माना जाएगा। हो सकता है ऐसा केस आ सकता है। तो कोई फर्म चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या ना हो, रजिस्ट्री मतलब ये व्यक्ति के अंतर्गत आता है। तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति है उसको कहा जाता है HUF। इसको अगर मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं, तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति है वह होता है HUF। HUF का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसको अगर हिंदी में बोले तो आप बोलेंगे हिंदू अविभक्त परिवार या हिंदू अविभक्त कुटुंब। अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी में याद करिएगा, आसान रहेगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या हिंदू अविभक्त कुटुंब या हिंदू अविभक्त परिवार, ऐसा आप बोल सकते हैं। तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति माना जा रहा है वह है सहकारी सोसाइटी। अब सहकारी सोसाइटी में भी दो तरीके की सहकारी सोसाइटी हो सकती है। पहला, वह सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया हो या फिर रजिस्ट्रीकृत न किया गया हो। तो अगर रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है तो भी माना जाएगा, नहीं किया गया है तो भी माना जाएगा। केस हो सकता है कि सहकारी सोसाइटी बन रही थी लेकिन अभी रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है तो समय लगेगा, उससे पहले अगर कोई घटना हो जाए तो क्या वो रजिस्ट्रीकरण मतलब व्यक्ति माना जाएगा? तो हाँ, माना जाएगा। और रजिस्ट्रीकरण के बाद तो माना जाएगा। अब अगले प्रकार का जो व्यक्ति है वह कहता है कोई संगम। कोई संगम, इसका मतलब क्या है? संगम, कोई संगम कहने का मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कोई संगम, कोई संगठन बनाया है लोगों ने मिलकर के। अब ये संगठन हो सकता है, संगठन जो बना, ये संगठन बन के आगे किसी सहकारी सोसाइटी में बदलाव होता तो ये सहकारी सोसाइटी में बदलाव होगा अगर किसी संगठन का, तो फिर रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया होगी और रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया होगी तो फिर सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 का जिक्र होगा। जब सहकारी सोसाइटी में रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया होगी तो हमारे पास क्या है? रजिस्ट्रीकरण के लिए सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860, इसी के अंतर्गत सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण होता है। तो कोई संगम बनाया गया, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाया गया, लोगों का समूह बनाया गया, उस लोगों के समूह का अगला स्टेप क्या होता है कि वो अपने आप को सहकारी सोसाइटी के रूप में सामान्य तौर पर रजिस्ट्रीकरण कराते हैं। अगर वो रजिस्ट्रीकरण कराएं तो भी व्यक्ति माने जाएंगे और नहीं कराएं तो भी व्यक्ति माने जाएंगे। यानी नहीं कराते, इसको उल्टा लिख देता हूं, पहला तो करा लेते हैं तो भी व्यक्ति माने जाएंगे, नहीं कराते हैं तो भी व्यक्ति माने जाएंगे। अब अगला व्यक्ति का प्रकार है
वह है कोई निगम हो, जैसे नगर निगम, ठीक, उसको भी व्यक्ति माना जाएगा। इसके अलावा कोई कंपनी हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई निकाय हो, निगम, कंपनी या निकाय, ये सब क्या माने जाएंगे? व्यक्ति माने जाएंगे। एक और व्यक्ति का प्रकार है जिसको यहां पे लिखना है मुझे, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसको छोटा कर देता हूं। एक और व्यक्ति का प्रकार है जो अगर कोई यहां पे नहीं है, इसमें कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है, मतलब किसी को व्यक्ति इस सब के तहत नहीं माना जा रहा है, तो उसके लिए इस अधिनियम से में अलग से व्याख्या की गई है कि कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति जिसका वर्णन यहां पर ऊपर में नहीं है, उपखंड में नहीं है, तो इसको लिखेंगे कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति, कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति, कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति। और इसके अंतर्गत अगर आप कहें तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो ज्यूरिस्टिक पर्सन बोलेंगे, ज्यूरिस्टिक पर्सन, जो कि जिसका वर्णन नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति उत्पन्न हो जाए तो उसको भी वर्णन नहीं, ये सब व्यक्ति माने जाएंगे। तो व्यक्ति के अंतर्गत हमने सभी प्रकार की चीजें देखी, अभी एक बार रिवाइज करेंगे तो चीजें और भी कवर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। व्यक्ति हमने देख लिया। अब धारा 32 उपधारा 32 आता है जिसमें बताया गया है विहित। विहित शब्द का क्या मीनिंग होगा? उपधारा 32 जो कि विहित कहता है, विहित शब्द के मीनिंग की बात करता है। तो विहित शब्द के दो प्रकार के मीनिंग है। विहित का मतलब है, सामान्य तौर पर अगर मैं बात करूं तो विहित शब्द का जो मतलब है वह है नियम, ठीक, क्या है? नियम। नियम कौन बना सकता है? विहित का सामान्य सा अर्थ है नियम, यानी इस अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारी चीजें लिख दी गई होंगी और बहुत सारी चीजों को नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार को दे दी गई होगी। तो इसका मतलब यह है कि कोई नियम जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाया जाए उसे हम क्या कहेंगे? विहित, ठीक। जैसे मान लेते हैं कोई, अगर इसमें अभी देखें मध्यस्थता देखा हमने, एक उपधारा देखा था ना, मध्यस्थता का क्या मीनिंग होगा, तो उसमें किसी मीडिएटर की नियुक्ति करनी है तो उस मीडिएटर के लिए क्या योग्यता होगी, कितना आयु सीमा होगा, ये योग्यता इस अधिनियम में न लिख करके केंद्र सरकार के अधिकार में दे दिया जाए, राज्य सरकार के अधिकार में दे दिया जाए कि वह नियम बना दे उसके लिए, तो उसको हम शब्द को विहित कहेंगे। अब अगला जो परिभाषा है वह है उपधारा 33 में, और यह बताता है उत्पाद के बारे में। उत्पाद क्या होगा? उत्पाद यानी प्रोडक्ट। उत्पाद यानी प्रोडक्ट क्या होगा? उत्पाद या प्रोडक्ट के विषय में उत्पाद या प्रोडक्ट के विषय में कुछ विशेषताएं बताई गई। कहता है कि कोई वस्तु, कोई माल या कोई पदार्थ, क्या कहता है? कोई वस्तु, माल या पदार्थ, कोई वस्तु, माल या पदार्थ, कोई भी वस्तु, माल या पदार्थ हम प्रोडक्ट कहेंगे उसे। किसी भी वस्तु को, माल को या पदार्थ को हम प्रोडक्ट कहेंगे, लेकिन इस वस्तु, माल
या पदार्थ के अंतर्गत कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, तभी हम उसको प्रोडक्ट यानी उत्पाद के रूप में जानेंगे। सबसे पहले विशेषता तो यही होनी चाहिए कि यह वस्तु, माल या उत्पाद 3 स्टेज या 3 तरीकों से उपलब्ध हो, या तो ठोस में उपलब्ध हो, गैस में या द्रव में। ठीक, पहली विशेषता यह है कि वस्तु, माल या उत्पाद ठोस, द्रव या गैस किसी भी रूप में होना चाहिए। ठीक, दूसरा, यह वस्तु, माल या पदार्थ कोई संपूर्ण भाग हो या किसी वस्तु, किसी माल या पदार्थ का एक हिस्सा हो। जैसे एक हिस्सा हो या एक भाग हो, किसी वस्तु, लिख लेता हूं पहले फिर बताता हूं, या किसी वस्तु, माल या पदार्थ का हिस्सा हो, भाग हो, अपने आप में संपूर्ण हो। जैसे मान लेता हूं ये घड़ी, ठीक, ये घड़ी अपने आप में संपूर्ण है पूरा, या इसका एक भाग हो, यानी मान लेते हैं इसके अंदर की बैटरी हो, वो भी क्या होगा, उत्पाद यानी प्रोडक्ट के रूप में ही गिना जाएगा। तीसरा नंबर पॉइंट कहता है कि वो जो वस्तु या माल या पदार्थ है जिसको हम प्रोडक्ट के रूप में मान रहे हैं, उसके अंदर तीसरी विशेषता होनी चाहिए कि वो वस्तु या माल या पदार्थ तैयार किया गया हो तो व्यापार या वाणिज्य के लिए तैयार किया हो। ऐसा नहीं कि घर में हड़िया बना के पी रहे हैं, उसे भी हम वस्तु, माल या पदार्थ के रूप में, यानी उसको भी प्रोडक्ट के रूप में गिनेंगे नहीं, उसको प्रोडक्ट के रूप में इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा, उसको प्रोडक्ट के रूप में नहीं गिना जाएगा। क्योंकि वह किसी भी व्यापार या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए, वाणिज्य के लिए तैयार नहीं किया गया है। तो तीसरी विशेषता होनी चाहिए कि वह नहीं, उसे व्यापार या वाणिज्य के प्रयोजन से तैयार किया गया हो या बनाया गया। ठीक, यानी ट्रेडिंग आदि के लिए बनाएगा। अब इसी में लिख देता हूं यहां से ऐसे करके, इसकी चौथी विशेषता कि उसका कुछ मूल्य हो, इनहेरेंट मूल्य जिसको कहा जाता है, जिसको अगर अंग्रेजी में बोले तो अंतर्भूत मूल्य के रूप में हो, यानी उस वस्तु, माल या पदार्थ का कुछ मूल्य हो, किस रूप में, अंतर्भूत, इनहेरेंट अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो इनहेरेंट वैल्यू हो, अंतर्भूत मूल्य हो। ठीक, अगला नंबर विशेषता होना चाहिए कि ऐसा वस्तु या माल या पदार्थ उपभोक्ताओं को परिधान मतलब सप्लाई या वितरण के लिए, उपभोक्ताओं को परिधान या वितरित किया गया। क्लियर है? तो ऐसे वस्तु को, ऐसे माल को या ऐसे पदार्थ को हम प्रोडक्ट के रूप में गिनेंगे। ठीक, अगर मैं फाइनल बात कहूं, फाइनल बात एक कह दूं, इतना विशेषता बताने के अलावा अगर एक फाइनल बात कहूं जो आपको एक लाइन में समझ जाए,
सबसे पहले तो हमने उत्पाद देखा, उत्पाद क्या है? तो उत्पाद या तो कोई वस्तु है, कोई माल है या पदार्थ है। सबसे पहली बात, वह वस्तु या माल या पदार्थ किस रूप में होगा? या तो ठोस के रूप में, द्रव के रूप में या गैस के रूप में। वो वस्तु, माल या पदार्थ किसी भाग, किसी कोई कंप्लीट चीज होगा या उसका एक हिस्सा होगा, जैसे घड़ी या फिर घड़ी का सुई। कंप्लीट मतलब घड़ी या फिर इसका पट्टा अलग से। तीसरा, वैसा उत्पाद या पदार्थ किसी व्यापार के लिए तैयार किया गया हो। तीसरा, चौथा नंबर पॉइंट, कि उसका एक मूल्य हो, यानी इस घड़ी के बदले मुझे पैसा देना पड़ेगा जब लूंगा तो। और उपभोक्ताओं को परिधान या वितरण किया गया हो, यानी उपभोक्ताओं को बेचा गया हो, सप्लाई किया गया हो या फिर बांटा गया हो, जैसा भी चीज। अगर फाइनल बात कहूं तो ऐसी कोई भी वस्तु, फाइनल यहां पे लिख देता हूं छोटा सा तो आपको समझ में भी आ जाए। फाइनल अगर बात कहूं तो मैं कह सकता हूं, ऐसा कोई भी वस्तु, माल या पदार्थ, वस्तु, माल, पदार्थ, ऐसा कोई वस्तु, माल या पदार्थ जो बाजार में आए, इस अधिनियम के अंतर्गत क्या माना जाएगा? उत्पाद माना जाएगा। ऐसा कोई वस्तु, माल या पदार्थ, इसको अगर एक छोटा सा बोले तो चीज, ऐसी कोई भी चीज जो बाजार में विक्रय के लिए आता है उसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद या उत्पाद, प्रोडक्ट कहेंगे। इसी उपधारा में कुछ और चीजें बताई गई हैं कि कौन सा चीज या फिर कौन सा वस्तु, कौन सा माल या कौन सा पदार्थ उत्पाद नहीं माना जाएगा, इसी उपधारा के अंतर्गत बताई गई है। और इसको विशेष तौर पर जहां पर एक्सेप्शन है उसको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सेप्शन से, अपवाद से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उत्पाद कौन सा, किसे हम उत्पाद नहीं मानेंगे, प्रोडक्ट नहीं मानेंगे, तो उसके लिए अपवाद लिख देता हूं, उसको याद रखिए। याद रखने की जरूरत भी नहीं है। उत्पाद नहीं माना जाएगा। क्या उत्पाद नहीं माना जाएगा? तो सबसे पहला चीज, मानव उत्तक, जिसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन टिश्यू। मानव उत्तक उत्पाद नहीं होगा। दूसरा, मानव का रक्त, मानव का रक्त, ये भी उत्पाद नहीं होगा। तीसरा, रक्त से बना कोई उत्पाद, जैसे रक्त नहीं है, लेकिन रक्त में से वो व्हाइट ब्लड सेल निकाल लिया गया, जो कि खासकर डेंगू होता है ना, उस समय काम आता है। ठीक, तो रक्त उत्पाद, रक्त से बना, यानी मानव के रक्त से बना कोई उत्पाद, ये भी उत्पाद नहीं माना जाएगा। और चौथा नंबर पॉइंट है कि मानव अंग, ह्यूमन ऑर्गन, अंग, ये सब चीजें अपवाद के रूप में हैं, इन्हें हम उत्पाद नहीं मानेंगे इस अधिनियम के अंतर्गत। अगर मैं कहूं कि अगर ये सब चीजें कैसे नियमित होंगी, कैसे रेगुलेट होती होंगी, फिर अब ये इसके अंतर्गत उत्पाद तो नहीं माने जाएंगे। अब यहीं तक बात आपका खत्म है। उपधारा जो 33 है वो यहीं पर खत्म है, लेकिन कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें मैं बता देता हूं कि अगर ये उत्पाद इसके अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और इसके रेगुलेशन की बात आएगी, तो रेगुलेशन कैसे होगा? तो रेगुलेशन, इसके लिए अलग से विशिष्ट कानून होते हैं। उन विशिष्ट कानूनों के अंतर्गत रेगुलेशन होता है। जैसे एक विशिष्ट कानून का मैं एग्जांपल दे देता हूं, वो विशिष्ट कानून है
ट्रांसप्लांटेशन प्लांटेशन ऑफ ह्यूमन organ and tissue एक्ट 1994 में ही आया था। इस प्रकार के अलग से अधिनियम जैसे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994 या फिर इसी प्रकार से और भी मानव अंगों, मानव शरीर के भागों के लिए नियम अधिनियम बनाए गए, उसके अंतर्गत फिर अधिनियमित होंगे। तो यहां तक हमने पढ़ लिया उपधारा 33 तक, जिसमें हमने उत्पाद तक चीजें पढ़ी। अब बाकी की चीजें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। और इससे पहले कि मैं क्लास को खत्म करूं, हम क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग एक बार आंखें बंद करिए और आंखें बंद करके चीजों को रिवाइज करते हैं, क्या चीजें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही। सबसे पहला हमने देखा उपधारा 25, जिसमें हमने मध्यस्थता देखा। मध्यस्थता में आंखें बंद कर लीजिए। मध्यस्थता क्या है? जब कोई उपभोक्ता विवाद हो, उसके बीच में जो व्यक्ति या जो संस्था मध्यस्थ करेगा, यानी फिर उसका मीडिएशन का काम करेगा, वही मध्यस्थता कहलाएगा। दूसरा, मीडिएटर कौन होगा, मध्यस्थ कौन होगा, तो उसके लिए धारा 75 में बताया गया है कि मीडिएटर कौन होगा, वही मध्यस्थता करेगा। सदस्य कौन होगा, तो राष्ट्रीय आयोग उपधारा 27, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला आयोग के जो भी सदस्य होंगे उन्हें सदस्य माना जाएगा। भ्रामक विज्ञापन के बारे में उपधारा 28 में पढ़ा कि भ्रामक विज्ञापन क्या होते हैं। तो सबसे पहला भ्रामक विज्ञापन का के अंतर्गत तो यही पॉइंट याद रखना है कि भ्रामक विज्ञापन में उत्पाद और सेवा दोनों आते हैं। सबसे पहला विज्ञापन भ्रामक विज्ञापन का प्रकार है कि मिथ्या वर्णन करना, जिसमें हमने साबुन का उदाहरण देखा 100% आयुर्वेदिक वाला। फिर झूठी गारंटी देना, यानी ऐसा कोई दावा करना, ऐसी कोई गारंटी देना जिसके लिए कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं है। तीसरा, ऐसा दावा करना जो अनुचित व्यापार की श्रेणी में आता है, सरकार उसे उचित नहीं मानती। या चौथा प्रकार का भ्रामक विज्ञापन हमने देखा कि जानबूझकर किसी विशेष या महत्वपूर्ण जानकारी को छुपा दिया जाना, जैसे बीमा कंपनी में होता है, जैसे एक्सपायरी डेट दवाई की छुपाई जाती है, साइड इफेक्ट को छुपाया जाता है। फिर राष्ट्रीय आयोग के बारे में देखा उपधारा 29 के अंतर्गत, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जो कि धारा 53 की उपधारा 1 के अंतर्गत गठित होगी, उसे हम राष्ट्रीय आयोग मानेंगे। उपधारा 30 देखा अधिसूचना क्या होगा, तो ऐसी कोई भी सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित होगी उसे हम अधिसूचना कहेंगे। और वहां पर जब भी अधिसूचना प्रकाशित होगी तो वहां पर प्रारंभ अक्षर क्या होगा, अधिसूचित किया जाता है कि, या अधिसूचित किया जाता है जी कि। इस शब्द को जो बताया ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है। बस अगर अधिसूचना के बारे में आपको जानना है तो बस इतना ही जानिए, ऐसी कोई सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित हो अधिसूचना कही जाएगी। फिर हमने देखा उपधारा 31, जिसमें व्यक्ति के बारे में देखा, तो एक इंडिविजुअल पर्सन इसके अंतर्गत व्यक्ति है। दूसरा, कोई फर्म चाहे वो रजिस्ट्रीकृत हो या ना हो वो भी व्यक्ति है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी हिंदू अविभक्त कुटुंब भी इसके अंतर्गत फैमिली है। सहकारी सोसाइटी चाहे वो रजिस्ट्रीकृत हो या ना हो तो भी व्यक्ति है। कोई संगम यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये भी व्यक्ति होगा चाहे रजिस्ट्रीकृत होगा या ना होगा। निगम या कंपनी या निकाय, ये भी व्यक्ति होगा। कोई कृत्रिम व्यक्ति, विधिक व्यक्ति यानी ज्यूरिस्टिकल पर्सन, जो कि इन ऊपर की श्रेणी में नहीं आता, जिसका वर्णन नहीं किया गया है, वो सब व्यक्ति माने जाएंगे। विहित का अर्थ देखा हमने उपधारा 32 में। विहित का सामान्य सा मतलब क्या है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम को लागू करने के लिए बनाया गया कोई नियम विहित कहा जाएगा। नियम मतलब विहित, वो केंद्र सरकार बनाए चाहे राज्य सरकार। फिर हमने देखा उत्पाद यानी प्रोडक्ट के बारे में। तो उत्पाद में हमने देखा कि कोई वस्तु होगा, कोई माल होगा या कोई पदार्थ होगा। उत्पाद हमेशा ये तीन में होगा और उसके अंदर कुछ विशेषताएं होंगी। उन 5 विशेषताओं को हमने देखा। पहला हमने देखा कि वो तो या तो ठोस में होगा, द्रव में होगा या गैस में होगा।
दूसरा विशेषता देखा कि या तो वो संपूर्ण वस्तु होगा या किसी वस्तु का भाग होगा। तीसरा विशेषता देखा कि उसे व्यापार और वाणिज्य के लिए तैयार किया गया हो। चौथा विशेषता देखा कि उसका कोई मूल्य हो, जैसे इस घड़ी का मूल्य होगा। और पांचवा विशेषता देखा कि उपभोक्ताओं के परिधान या विक्रय हेतु तैयार किया गया हो। फिर हमने देखा एक सामान्य सी बात कि ऐसी कोई भी वस्तु जो बाजार में विक्रय के लिए आएगी, कोई भी चीज, वस्तु नहीं, कोई भी चीज, कोई भी माल, कोई पदार्थ या कोई वस्तु जो बाजार में विक्रय के लिए आएगी, सभी को हम प्रोडक्ट या उत्पाद के रूप में कहेंगे। अगला नंबर पॉइंट देखा हमने कि अपवाद के रूप में किसे उत्पाद नहीं माना जाएगा। तो यदि मानव उत्तक है, मानव रक्त है, मानव रक्त उत्पाद है या मानव अंग है, यानी मानव के शरीर से संबंधित कोई चीज उत्पाद इसके अंतर्गत नहीं मानी जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई कि अगर ऐसी चीजों का रेगुलेशन करना है जो मानव से संबंधित हो, मानव के शारीरिक से संबंधित हो, तो उसके लिए अलग अधिनियम बनाए गए, उनके अंतर्गत वो अधिनियमित या रेगुलेट होते हैं, जैसे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1944। क्लियर हो? तो यहां तक बात हमारी थी। छोटा सा चीज में हमने समझा दिया, 2 मिनट 5 मिनट लगा, लेकिन इसी को पूरा बताया तब जाकर के इतना शॉर्ट में समझाया तो समझ में आया। नमस्कार।